दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अच्छी पैदावार के लिए पोषक तत्व कितने आवश्यक हैं। अच्छी फसल होगी तो मुनाफा भी निश्चित तौर पे अच्छा ही होगा। फसलों में उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार किया जाना चाहिए, उनकी क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय है रबी की फसलों में उर्वरक प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही हैं हमारे साथ एक सफल किसान संकल्प शर्मा जी, जो कि विदिशा से हैं। संकल्प जी, आपका भी बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि उर्वरक प्रबंधन से हम क्या समझें, इसका तात्पर्य क्या है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है सिंह साहब। आमतौर पे जो हमारे किसान भाई हैं ये इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमें बैलेंस फर्टिगेशन या बैलेंस फर्टिलाइज़र, संतुलित उर्वरक हमारी फसल में डालना है। हमने देखा है कि मैं इतने समय से किसान भाई जब पूछते हैं तो वो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, साहब कितनी बोरी में यूरिया डालूं, कितनी बोरी में DAP डालूं, इस तरह की। फिर कब डालना है ये नहीं पूछते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी हम फसल की बुवाई करते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए कि किसान भाई को कि अपने खेत की जो मिट्टी है उसका परीक्षण कराएं। परीक्षण के उपरांत ही उन्हें कितनी मात्रा की आवश्यकता है उनके खेत के अनुसार, वहाँ की मिट्टी के अनुसार, तो उतना ही उर्वरक उनको संतुलित में देना है, संतुलित मात्रा में देना है। बाकी रिकमेंडेड डोज जो हमारी संशोधित मात्राएं हैं वो अलग हैं। वो तो हम आमतौर पे किसानों को बताते ही हैं। जैसे कि मैं गेहूं की बात करूं तो हम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्पोर और 30 किलोग्राम से 40 किलोग्राम पोटाश की बात करते हैं। मगर यदि किसान और भी थोड़े जागरूक हों तो वो अपने खेत की मिट्टी परीक्षण कराएं। मृदा पर हो सकता है कि उन्हें पोटाश की और कम मात्रा देनी पड़े या उन्हें सुपर फास्फेट देना ही ना पड़े। तो ये सबसे बड़ी खर्चीली जो खेती की विधा में है वो है उर्वरक, जो कि पूरी इकोनॉमी, हमारे किसान भाई की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। आपने अभी सुना होगा कई बार कि यूरिया की लाइन में लगने गोलियां चल जाती हैं। इतना ज़्यादा इस चीज़ पे किसान का एम्फेसिस है, या कहना चाहिए कि दबाव है उसके ऊपर उर्वरक के को लेकर के। यदि वो संतुलित मात्रा में इनको उपयोग करें तो वो स्थितियों से बचेंगे। एक तो अनावश्यक मात्रा में हमारा उर्वरक खेतों में नहीं जाएगा, हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति प्रभावित नहीं होगी। अधिक मात्रा में देने से भी हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से होती है। जैसा कि किसान भाई डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा परीक्षण यानी कि मिट्टी का परीक्षण कराना अत्यंत अनिवार्य है। इससे आपको पता चलेगा कि उस समय किस उर्वरक की आपको ज़्यादा आवश्यकता, क्योंकि संतुलित बैलेंस फर्टिलाइजर जो कहते हैं हम लोग, और एक है रिकमेंडेड डोज, मतलब संतुलित मात्रा। दो अलग अलग चीज़ें हैं। बैलेंस फर्टिलाइज़र वो है जब आपने अपनी मिट्टी का परीक्षण करा लिया, अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराने के उपरांत आपने उसमें जो कार्ड आपका, जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो बोलते हैं हम, मृदा परीक्षण कार्ड, तो उसमें पूरा एक दिया रहता है खाका, जिसमें आपको पूरे आपके जो नए मात्रा उर्वरकों की निकाली हुई है वो दी रहती कि आपके खेत में ये है और इसकी इतनी जो रेंज है वो भी साइड में दी हुई होती है हमारे किसान भाई को, तो वो उसको देख के समझ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे मृदा परीक्षण की अभी आपने बात करी है, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं, कई बार उनको नहीं पता चल पाता है कि मृदा परीक्षण एक्चुअल कराना कहाँ से, तो इसके लिए वो कहाँ से जानकारी ले सकते हैं? हर ज़िले में मृदा परीक्षण के लैब बने हुए हैं, सॉइल हेल्थ लैब बने हुए हैं, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं जो कि कृषि विभाग द्वारा संचालित हैं। हर ज़िले में हर विकासखंड स्तर पर बनी हुई हैं। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो मिट्टी के नमूने वहाँ तक पहुँचाएँ अपने, जिन भी खेतों की उनकी कहना चाहिए कि मृदा परीक्षण करानी है उनको। एक खेत जैसे उनने कहा कि ये कुएँ वाला खेत है तो उसकी 3-4 जानकारी उनको पर्ची में लिखना होती है मिट्टी को देने के साथ साथ। जी डॉक्टर साहब, बस रोकेंगे आपको। एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, नंद किशोर जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं नंद किशोर मिश्रा हूँ, 12 बजे से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो पछेती फसलें बोई जाती हैं, विलम्ब में फसलें बोई जाती है, तो उनको उर्वरक किस मात्रा में देना चाहिए? क्योंकि उसमें बीज को ज्यादा देना, आपको पानी भी ज्यादा देना, तो उसी तरह से उर्वरक हमको उनको कितना देना है?
जी डॉक्टर साहब। कौन सी फसल में? नंदकिशोर जी एक बार फसल के बारे में और बताइए। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भी फसल आप बुवाई कर रहे हैं, आमतौर पे इन जनरल मैं अपने किसान भाइयों को बता दूं कि यदि आप सीरियल्स क्रॉप यानी कि गेहूं, धान, इस तरह की फसलें बो रहे हैं, तो उसमें अभी हम चूँकि गेहूं की बात करें, चूँकि गेहूं है सीरियल क्रॉप में, तो वहाँ पे हमारे किसान भाइयों की इस फसल में जो उर्वरक की मात्रा है, मैंने अभी बताई थी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा हमें देनी है। तो इसमें से जो पोटाश और सुपर फास्फेट की मात्रा है हमारे किसान भाइयों को बुवाई के समय दे देनी है, और आधी यूरिया की मात्रा, जैसे 120 किलोग्राम जो हमने बताया, तो 60 किलोग्राम मात्रा उनको बुवाई के समय दे देना है। बची हुई जो 60 किलोग्राम मात्रा है, तो वो मात्रा उनको अपने प्रथम, द्वितीय और तृतीय सिंचाई पे 3 भागों में करके उसको देना चाहिए। तो ये है। इसी तरह से हमारी दलहनी फसलों की, मैं यहाँ किसान भाइयों को, दलहनी फसलों की बुवाई भी हमारे किसान भाई लगभग कर चुके हैं। तो जो भी उनकी संशोधित मात्रा है, उनकी 20-60-20 है, तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 20 किलोग्राम पोटाश। तो चूँकि यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा मात्र 20 किलोग्राम है, क्योंकि जो अपटेक करती है हमारी दलहनी फसलें, भूमि से जो उर्वरक लेती हैं, वो जैसे 20 किलोग्राम, उनको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, मगर उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया उनमें होता है, जड़ों में जड़ ग्रंथियाँ बनती हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो काम करता है ज़मीन के अंदर, तो वो उन दलहनी फसलों के लिए तो वो बनाता है, और तिलहनी फसलों के लिए भी वहाँ पर नाइट्रोजन बनाता है वायुमंडल से लेकर के, तो इनको कम मात्रा लगती है। तो मगर दलहनी फसलों में हमको पूरी मात्रा बुवाई के समय ही देनी है। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं नंदकिशोर जी आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। संजीव वर्मा जी आपकी तरफ आते हैं, और सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे किस प्रकार की सर खेती आप कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, नेचुरल कर रहे हैं? जी, मैं सन 2016 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, और मैं यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगा कि कई किसान अभी भी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का अंतर समझ नहीं पाते हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको जिस तरह की मात्रा उन्होंने भी फर्टिलाइजर्स की बताई, कहीं ना कहीं लागत बढ़ रही है। किसानों की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मार्केट से आपकी जो निर्भरता है आप उसको ख़त्म करें। जैविक खेती में आप कहीं ना कहीं बाहर से मार्केट से बायो फर्टिलाइज़र्स खरीदते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं, वर्मी कंपोस्ट खरीदते हैं, नीम ऑयल खरीदते हैं। प्राकृतिक खेती में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हमारे खेत में मौजूद हैं, हम उन्हीं को लेकर खेती करते हैं, जैसे कि देसी गाय का ताज़ा गोबर है, गोमूत्र है, और जो भी हमारे फसल के अवशेष हैं हम उनको लेके खेती करते हैं। तो इससे हमारी लागत जो है कम होती है। और ये धारणा कि अगर आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपकी उपज कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू आपकी केमिकल फार्मिंग के मुकाबले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्राकृतिक खेती के जो फंडामेंटल्स हैं। जी संजीव जी चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं सागर से, स्वागत है जी आपका। जी नमस्कार सर, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। जी विपिन जी आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये था कि अभी खेत खाली हुए हैं, अरहर की कटाई हुई है सर, तो पछेती गेहूँ को दे सकते हैं सर? अगर दलहन या तिलहन के बारे में सोचा जाए तो क्या उसकी बुआई कर सकते हैं? बिल्कुल, पछेती गेहूं की बुवाई करें आप। दलहनी में यदि बुवाई करते हैं तो चने की एक किस्म है जो हीट टॉलरेंट किस्म है, JG 14, जवाहर चना 14 जो किस्म है हीट टॉलरेंट है। ये जो आपका जब मार्च में तापमान में वृद्धि होगी उस समय ये किस्म काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा देगी। तो चने की भी बुवाई कर सकते हैं यदि करते हैं तो। और बाकी आप गेहूं की बुवाई करते हैं तो पछेती बुवाई में आप DL 788 किस्म है, इसकी बुवाई कर सकते हैं। विदिशा गेहूं भी बोलते हैं इसको, तो इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी परंपरागत जो किस्में हैं, लोकवन है, ये एक ऐसी किस्म है, HI 1544 किस्म है। ये ऐसी किस्में हैं कि जो आपको बाकी तापमान के सहनशील तो उतनी नहीं है, परंतु एक किस्म हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से निकली है MP 1203। ये किस्म तापमान सहनशील किस्म है, और इसकी विशेषता है कि जब वो मार्च के महीने में जब तापमान में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि 40 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, तो उस समय ये किस्म भी हीट टॉलरेंट किस्म है गेहूं में। परंतु ये थोड़ी सी अवधि इसकी ज़्यादा है, मैं यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहूँगा।
तो यहाँ पे उनको यदि पानी भरपूर उपलब्ध है तो इस किस्म की भी बुवाई वो कर सकते हैं अपने खेतों में, और बहुत अच्छी किस्म है। इसमें प्रोटीन प्रतिशत 13% के ऊपर है, ये भी एक उसकी खासियत है। जी, तो विपिन जी, उम्मीद करते हैं कि आपको इस जानकारी से ज़रूर लाभ होगा। संकल्प जी, हमारी बातचीत चल रही थी और हम चर्चा कर रहे थे, आप बता रहे थे सर नेचुरल फार्मिंग और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके बीच में सर क्या डिफरेंस है, आप इसको कैसे बाइफरकेट करेंगे? जैसे कि मैंने अभी बताया कि देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप कहीं ना कहीं मार्केट पे भी डिपेंडेंट है कि आप बाज़ार से बायो पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, तरह तरह के कल्चर्स आते हैं, जैसे पीएसबी कल्चर है, राइजोबियम कल्चर है, ये सारी चीज़ें हम मार्केट से खरीदते हैं। वर्मी कंपोस्ट कहीं ना कहीं हम मार्केट से खरीदते हैं अगर आप खुद नहीं बना रहे हैं। प्राकृतिक खेती में ये सारी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग करना है तो हमारी खेत पे जो संसाधन मौजूद हैं, जैसे कि अलग अलग पत्तों के जो अर्क होते हैं उससे हम अर्क निकाल के हम कीटनाशक की तरह उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि मिट्टी के स्प्रे से भी आप फसलों में कीट नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे पद्मश्री श्री CVR जी हैं हैदराबाद से, चिंतला वेंकट रेड्डी जी, उन्होंने तकनीक ईजाद की जिसमें आप सिर्फ मिट्टी के स्प्रे से पोषण और कीट नियंत्रण कर सकते हैं। मैं पिछले 4 वर्षों से सफलतापूर्वक ये प्रयोग अपने खेत पर कर रहा हूँ और बड़ी आसानी से आप सिर्फ मिट्टी के स्प्रे से आप अपनी फसलों में किसी भी कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लागत कम हो रही है, आपकी मार्केट से निर्भरता कम हो रही है, और जहाँ आपकी लागत कम होती है और अगर आप अपनी उपज उतनी ही लेके आ रहे हैं जितनी रासायनिक खेती में है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो मुनाफा है वो कई गुना बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल संकल्प जी, जाहिर सी बात है मुनाफा बढ़ेगा। दोस्तों, कार्यक्रम में समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं रबी की फसलों में उर्वरक प्रबंधन को लेकर, और आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इस समय डॉक्टर साहब रबी की जो फसलें हैं वो कौन कौन सी फसलें हैं और उनकी क्या अवस्था है? देखिए, जो हमारी प्रमुख रबी की फसलें हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश में गेहूँ प्रमुखता से है, चना है, कुछ क्षेत्र हमारा मसूर हमारे किसान भाई लगाते हैं काफ़ी क्षेत्र में, जो है इधर हमारा जहाँ रेनफेड है वहाँ पर। इसके अतिरिक्त मटर की खेती करते हैं। इसके अलावा जो हमारी खरीफ की तुअर है जो अभी कटी नहीं है दलहनी फसलों में, वो भी खेतों में कई जगह पे हमको देखने को इस समय मिलेगी। तो ये हमारी प्रमुखता से ये जो अभी इस समय की फसलें हैं। इससे थोड़ा बहुत एरिया अलसी का है जो किसान भाई कुछ लगाते हैं तिलहनी फसल में। सरसों का काफ़ी बड़ा एरिया हमारा जो ग्वालियर बेल्ट है उसमें सरसों होती तिलहनी फसल में। तो ये हमारी प्रमुख फसलें हैं और इस समय सभी की लगभग वेजिटेटिव स्टेट मतलब वानस्पतिक वृद्धि अवस्था चल रही है। और इस समय ही हमारे किसान भाइयों को विशिष्ट रूप से, चूँकि हम फर्टिलाइज़र की या उर्वरक की बात कर रहे हैं, तो वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होगी तो आपकी उत्पादन में 100% प्राप्त होगा। तो ये किसान भाइयों को विशिष्ट तौर पर ध्यान देने, जब वानस्पतिक वृद्धि फसल की होती है उसी समय हमें उर्वरक देना है, क्योंकि फसल हमारी अपटेक उसी समय करती है जब वो वानस्पतिक वृद्धि कर रही होती है। तो सभी फसलों में लगभग वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था। कुछ किसान भाई जैसा कि अभी प्रश्न कर रहे हैं, उनके खेत देर से खाली हुए हैं तो बुवाई कर रहे हैं, तो पछेती बुवाई में वो बुवाई करते हैं दिसंबर माह तक हमारे किसान भाई, जिन पर पानी भरपूर उपलब्ध है।
और जो किसान भाई बुवाई कर चुके हैं तो उनमें उर्वरक प्रबंधन जो खड़ी फसल में जो हम कहना चाहिए उसमें उर्वरक प्रबंधन खास करके गेहूं में किया जाना अति आवश्यक है। जी बिल्कुल। संकल्प जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आपके फार्म पे इस समय क्या क्या खेती की जा रही है, वहाँ पे क्या क्या आप लगा रखा है? देखिए, मेरी प्रमुख फसल जो है विदिशा की पहचान शरबती गेहूं है। साथ में मैं दलहनी फसलें भी जैसे चना है, मसूर है, सरसों है, ये भी लगाता हूँ। और मेरा अभी फोकस पिछले कुछ सालों से बागवानी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है और अमरूद, आम, नींबू, सीताफल, ये मोरिंगा यानी सहजन, ये कुछ फसलें मैंने अपने अभी खेत पे लगा रखी। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि शरबती गेहूं आप प्रमुख रूप से आते हैं, किस प्रकार से सर उर्वरक प्रबंधन आपने किया हुआ है वहाँ पे? देखिए, मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं इसमें कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती की हम जब बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई किसान साथी ये सोचते हैं कि सिर्फ जीवामृत या सिर्फ घनजीवामृत देने से प्राकृतिक खेती हो जाएगी। हम जब भी प्राकृतिक खेती की बात करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उसके फंडामेंटल्स, उसके बेसिक को समझें, ताकि आने वाले समय में आप जब कोई भी फसल लें, जानकारी के अभाव में आपकी फसल की जो उपज है वो कम ना हो। तो मैं ये संदेश किसान साथियों को देना चाहूँगा कि अगर जब भी आप प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं तो आप उसकी बाकायदा एक ट्रेनिंग लें और कोशिश करें ऐसे किसानों को आप विज़िट करें जो सफलतापूर्वक कई सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, ताकि उन किसानों से मिलकर आप समझ सकें कि शुरुआती दौर में उन्होंने क्या चुनौतियां देखी हैं और उन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया है जिसकी वजह से आज वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि रासायनिक खेती के बराबर वो या कहीं ना कहीं ज़्यादा उपज ले रहे हैं। और जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं, बिना जहर की खेती करते हैं, तो आपका मार्केट में आप अपने दम पर आप वो उस फसलों का जो दाम है वो आप अपने स्तर पर आप खुद चुन सकते हैं कि मैं अपनी फसल को किस दाम पे बेचूंगा। जी बिल्कुल किसान भाइयों, जैसा कि संकल्प जी ने कहा कि पूरी विधिवत जानकारी लेके ही आप खेती करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि संकल्प जी ने बताया कि गेहूं के शरबती गेहूं के बारे में बता रहे थे, तो डॉक्टर साहब गेहूं एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, किस प्रकार से सर इसका उर्वरक प्रबंधन किया जाना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, गेहूं में उर्वरक प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। ये धान्य फसल है, गेहूं धान दोनों ही बहन भाई हैं कहना चाहिए, तो हमें उतना ही मात्रा में उर्वरक की प्रबंधन करनी है। यहाँ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई गेहूं की फसल लगा चुके हैं तो उनके लिए अब जो खड़ी फसल उनकी है तो उनको 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा जो शेष बची, यदि उनने बैलेंस फर्टिलाइज़र दिया हुआ है तो उनको 3 बार में देना है, प्रथम सिंचाई, द्वितीय सिंचाई और तृतीय सिंचाई। जब टिलरिंग स्टेज आती है उस समय यदि उर्वरक देते हैं तो उसका अपटेक परसेंट, मतलब जो उर्वरक की लेने की क्षमता फसल की बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है उस समय। तो ये इस विशिष्ट तौर पे उस समय हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ जैसे ही ख़त्म हो जाएगी, हमें वानस्पतिक वृद्धि अवस्था हमारी निकल जाएगी, तदुपरांत हमारे किसान भाई यदि फर्टिलाइज़र देंगे तो वो उतनी मात्रा में अपटेक नहीं कर पाती, फसल करती है, फसल में अंतर दिखता है तो किसान भाई सोचते हैं कि बहुत बढ़िया रहा, परंतु जो जितना मात्रा में उसको आना चाहिए, ईयर हेड यानी कि बाल की जो साइज आनी चाहिए वो उतनी नहीं आती है। आपके टेलर्स की जो संख्या है, कंसे की जो संख्या है, वो कल्लों की संख्या भी उतनी तेज़ी से नहीं आती है। तो उनकी जो तीनों भाग में उसको डिवाइड करके जो बचे हुए उर्वरक को 3 बार में हमारे किसान भाई को देनी चाहिए। तो जी ये बिल्कुल। ये तो बात हुई डॉक्टर साहब गेहूं की फसल की, लगे हाथ सर दलहनी फसलों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। दलहनी फसलों में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, यहाँ एक चीज़ और अभी आ गई है, नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं। चूँकि हम दलहनी फसलों में, खड़ी फसल में उर्वरक प्रबंधन के कोई रिकमेंडेशन पुराने नहीं हैं, परंतु नए में अभी हम NPK 19-19, 20-20 आ गए हैं आपके। तो चूँकि उसकी फ्लावरिंग स्टेज के पूर्व, मतलब पुष्पन अवस्था के पहले हमें 19-19-19 NPK का छिड़काव प्रति किलोग्राम या प्रति लीटर पर एकड़ का छिड़काव करना चाहिए, जिससे 10 से 18% तक की वृद्धि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने के विभिन्न प्रयोग सेंटरों पे, इसकी अनुसंधान केंद्रों पे प्राप्त किया। तो ये एक नए हैं। गेहूं में भी हमारे किसान भाई जैसे चूक जाते हैं कई बार, अभी जैसे किसान भाई ने पूछा था कि भाई मैं अब क्या करूं, तो उस अवस्था में भी उनको खड़ी फसल में भी ये जो 19-19-19 और 20-20-20 NPK जो आ गए हैं, इनका फॉलियर स्प्रे हैं वो एक तो
चूँकि फॉलिएज जब अच्छा हो जाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी होती, तो मैंने जैसा कि बताया जब तक वो वेजिटेटिव ग्रोथ में आता है पौधा तो जड़ों से लेता है, और जब फॉलिएज पूरा आ जाता है, जब वेजिटेटिव ग्रोथ ख़त्म हो जाती तो वो प्रोडक्टिव फेज़ आ जाती, उत्पादन अवस्था आ जाती। तो जो पत्तियों में संचित मात्रा है वो हमारे फलन अवस्था में जाने लगती जी। तो उसको हम यदि फॉलिएज स्प्रे करें, पत्तियों पे छिड़काव करें उनका, तो उससे काफ़ी मात्रा में उनको लाभ प्राप्त होगा। बालों की मात्रा अच्छी बनेगी, घेटियों की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा ग्रेन साइज जो कहना चाहिए प्रमुखता से, हमारा दानों का आकार है, दानों का वज़न है, उसमें वृद्धि होगी। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स देखा गया है, और किसान भाई अभी जो अवेयर हो गए हैं, जो किसान भाई इन चीज़ों को समझने लगे हैं कि, तो वो काफ़ी मात्रा में उपयोग भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो किसान है वो बिल्कुल लगातार अवेयर हो रहा है और जानकारियाँ लेकर बिल्कुल अपनी फसलों की उगाई कर रहा है। संकल्प जी, लेयर फार्मिंग के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। लेयर फार्मिंग क्या है और किस प्रकार से इसको करना चाहिए? जी, पिछले कुछ समय से जो किसान साथी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उसमें ये चलन काफ़ी बड़ा है कि जिन किसान साथियों के पास रकबा कम है और वो कम ज़मीन से ज़्यादा मुनाफा लेना चाहते हैं, वो किसान साथी लेयर फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें आप सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं। एक ही ज़मीन पर आप एक ही समय पर 4 से 5 फसलें ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो फरवरी में आप अदरक लगा दीजिए। अदरक का जो जर्मिनेशन है वो आपका करीब अप्रैल या मई के आसपास आएगा। जो 2-3 महीना जो आपके पास मिल रहा है उस समय आप उसमें कोई भी हरी पत्ती जैसे धनिया है, पालक है, मेथी, वो आप लगा लीजिए। जैसे ही आप इसको हार्वेस्ट करेंगे आपका अदरक का जर्मिनेशन हो जाएगा। साथ ही इसी बेड पर आप कोई भी बेल वाली फसल ले सकते हैं, जो आप ऊपर की तरफ उसको चढ़ा सकते हैं, तो नीचे आपका अदरक ग्रो करेगा, ऊपर आपकी बेल वाली फसलें हैं। तो इस तरह से सब्जियों में आप कर सकते हैं। और लेयर फार्मिंग आप बागवानी में भी कर सकते हैं, जहां एक बहुत अच्छा प्रचलित मॉडल है जो मैंने अपने खेत पे भी लगाया है, जहां आप एक ही जगह पे, जैसे मैंने जो अपने खेत पे लगाया, एक ही समय पर मैंने उसमें अमरूद, सीताफल, मोरिंगा, नींबू, आम, मौसम्बी, ये सारी क्रॉप मैंने लगाई हैं। छाँव में नीचे आप उसमें हल्दी और अदरक भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के जो एक खेत की 1-1 इंच की मिट्टी का आप सदुपयोग कर रहे हैं, ताकि उस मिट्टी खाली ना जाए और आप समय समय पर कुछ ना कुछ उस मिट्टी से आप लेते रहें। संकल्प जी, आप जैसे कोई युवा आते हैं या कोई किसान भाई आपके पास में आते हैं, तो उनको क्या आप किसी प्रकार का भी प्रशिक्षण देते हैं या उनको कुछ सिखाने के लिए आप किस प्रकार से मदद करते हैं? जी, मेरी कोशिश शुरू से ये रही है कि मैं अपने फार्म को इस तरह के मॉडल फार्म बनाऊं प्राकृतिक खेती के दृष्टिकोण से, ताकि अगर कोई किसान साथी मेरे खेत पर आ रहा है तो मैं उनको निःशुल्क तौर पर प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दे सकूं। क्योंकि आज के समय में देखिए ऑनलाइन तो काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप गूगल पे जाएंगे तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा, लेकिन समय की मांग ये है कि आप इस तरह के प्रैक्टिकल मॉडल्स आप धरातल पर देखें कि सच में किसान प्राकृतिक खेती में सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे किसी किसान के मॉडल को आप जाके देखें अगर आपको प्राकृतिक खेती में आना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक न्यू जनरेशन उर्वरक के बारे में सुना जाता है आजकल, सर ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हमारे किसान भाई देखिए, इस समय जो हमारे न्यू जनरेशन उर्वरक की हम जो बात करें तो यहाँ 3 चीज़ें आ गई। थोड़ा सा पीछे हम जाके देखेंगे तो नीम लेपित यूरिया आया, जो कि हमारे किसान भाइयों ने, अब चूँकि सभी नीम लेपित यूरिया ही जो जिसके ग्रैनुलर साइज बड़ी होती, दाने की आकार बड़ी भी होती है नीम लेपित यूरिया की सामान्य यूरिया की तुलना में, तो वो आया एक। फिर नैनो यूरिया, नैनो पार्टिकल के रूप में आ मतलब गया। ये उसी का एक संशोधित संशोधित नैनो। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बस अब लास्ट में चलते चलते हम आपसे बस यही संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि इस समय वृद्धि अवस्था हमारी फसलों की चल रही है और संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करें। अत्यधिक मात्रा का उर्वरक का प्रयोग ना करें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है और इधर फसल को भी उतना लाभ नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का उपयोग करना है। तो दोस्तों, कृषि दर्शन का यह अंक यहीं तक था। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अंक में कृषि संबंधित नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।